डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय हमारी क्लास कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान को लेकर चल रही है, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, उसके कारण और कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के या कहें तो हम देशों के एकीकरण का अध्ययन कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज की क्लास से पहले उस चैप्टर का संपूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके होंगे और नोट्स भी बना चुके होंगे। और मैंने आपसे कहा था मैं भारत में राष्ट्रवाद शुरू करने से पहले अपने प्यारे भारत देश के बारे में बताऊंगा, तो उससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो आपको बना दिया है, जिससे आप सौरमंडल में हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पर हमारे देश भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान समकालीन विश्व और इतिहास, इसका चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि अगर आपने पहले वाले चैप्टर की क्लास नहीं देखी है तो आप उसे अवश्य ही देख लीजिए और उसका नोट्स अवश्य ही बना लीजिए, क्योंकि वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चूँकि कमेंट सेक्शन में मुझसे एक छात्र ने सवाल पूछा था कि सर, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है उसको हम कोड के माध्यम से कैसे याद करें। तो मैं आज आपके लिए वो कोड भी लेकर आया हूँ। पहले मैं वो कोड आपको बता देता हूँ, उसके बाद तब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में ही पहला सवाल छिपा हुआ है। तो चलिए पहले हम इस कोड को देख लेते हैं। कोड क्या है, देखिए ये आपका कोड है। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों के कोड। मित्र झा जब 36 राग गाते हैं मन प्रसन्न हो जाता है। ये आपका कोड है और मैंने जिस जिस पॉइंट पर गोला किया है उसी का अर्थ निकलेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आप देखते जाइए। पहले कहा गया मित्र, मी से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, झा से हो गया झारखंड, और फिर यहाँ देखिए ज का कोई अर्थ नहीं है। फिर ब से हो गया आपका बंगाल, और 36 से हो गया छत्तीसगढ़, रा से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, और म से हो गया मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे आपको कितने राज्य मिल जाते हैं। 1 हो गया मिजोरम, 2 त्रिपुरा, 3 झारखंड, 4 हो गया पश्चिम बंगाल, 5 हो गया छत्तीसगढ़, 6 हो गया राजस्थान, 7 हो गया गुजरात, और 8 हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप इनको क्रम से याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे नाम आपको दिए गए हैं, इनको आप ध्यान दे लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको चैप्टर से ही दिख रहा होगा कि आज की हमारी क्लास होने वाली है भारत में राष्ट्रवाद विषय पर। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था, कैसे उदय हुआ था। राष्ट्रवाद की वहाँ हमने एक संकल्पना भी पढ़ी थी। राष्ट्रवाद की संकल्पना मैंने आपको कुछ इस तरह बताया था कि राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक सभ्यता है जिसके अंतर्गत किसी निश्चित क्षेत्र के लोग एक सभ्यता के अंतर्गत या एक संस्कृति के अंतर्गत बंधकर रहने का प्रयास करते हैं और किसी राजनीतिक दल के विचारों को मानने के लिए बाधित रहते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद की शुरुआत सर्वप्रथम यूरोप से ही हुई थी। तो अब हमारे भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्या कारण था, इसका आज के चैप्टर में हमको अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम राष्ट्र की एक परिभाषा आप देख लीजिए, उसके बाद तब हम शुरू करते हैं। देखिए राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्र को एक ऐसे जन समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक भौगोलिक सीमाओं के
एक निश्चित देश में रहता है। ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता है और समान परंपरा, समान हितों तथा समान भावनाओं से बंधा होता है और उसमें एकता के सूत्र में बंधने की उत्सुकता और समान राजनैतिक महत्वाकांक्षा पाई जाती है। ये एक राष्ट्र की परिभाषा है। बाद में राष्ट्र की परिभाषा संकुचित होती गई, जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसकी चर्चा हम लोग कभी अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। लेकिन अगर आपको लोग की डिमांड होगी तो मैं इन दोनों विश्व युद्धों पर अलग से एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर दूंगा। तो आप लोग राष्ट्र की परिभाषा लिख लीजिएगा कि राष्ट्र क्या है। ये राष्ट्र एक ऐसा जन समूह है जो एक भौगोलिक सीमा के देश में रहता है या भौगोलिक सीमा से निश्चित एक देश में रहता है और उसमें समान परंपरा और समान हित तथा समान भावनाओं में बंधे रहने की और एकता के सूत्र में बंधे रहने की महत्वाकांक्षा पाई जाती है। ये आप राष्ट्र की परिभाषा लिख सकते हैं। जो मैंने बोला आप इसको भी लिख सकते हैं और या तो आप ये दी गई परिभाषा को लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, जैसा कि हमने देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण क्या था, लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और राजशाही शासन के प्रति विरोध। तो आप यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान में रखिए, लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और राजशाही शासन के प्रति विरोध। ध्यान दीजिएगा, अभी यही भारत के राष्ट्रवाद के उदय में भी यही कारण आएगा, ध्यान से समझते जाइए। वहाँ पे हमने कहा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, अब ऐसे ही धीरे धीरे भारतीय जनता जब जागरूक होने लगी तो उसमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। और यूरोप में हमने पढ़ा कि राजशाही शासन के विरुद्ध क्या विरोध। तो अब देखिए विद्रोह। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि जब भारत में पहले तो आप लोग को पता ही होगा कि ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन। तो ब्रिटिश हमारे देश में आए तो थे किसके माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, और वो हमारे देश में आए थे केवल और केवल व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उनकी व्यापार की लालसा राज करने की लालसा में बदल गई और उन्होंने हमारे देश पर अधिकार कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको भारत का नक्शा दिखाया था तो उसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक के हिस्सों पर सब जगह पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और उन्होंने पूरे भारत देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने सबके ऊपर एक जैसी राजनीतिक स्थिति थोपने का कार्य किया और एक जैसी संस्कृति थोपने का कार्य किया। तो अतः हमारे देश में रहने वाले लोगों की जो समस्याएं थी वो मान के चलिए एक जैसी हो गई, क्योंकि जब सब जगह पे एक ही संस्कृति थोपी जाएगी तो सबको वही विरोध करने का मौका मिलेगा। याद रखिएगा, जैसे मैं आपको क्लास में अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो चीज़ पढ़ाऊँगा वो सारे बच्चे पढ़ेंगे, वैसे ही उनके साथ था। उन्होंने एक ही संस्कृति पूरे देश में थोप दी, जिससे लोगों की समस्याएं एक जैसी हो गई और लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उमड़ने लगा कि ये लोग विदेशी हैं, हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते हैं, हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हम लोग इनके विरुद्ध आंदोलन करेंगे और इन्हें अपने देश से भगाएंगे। तो इस प्रकार से भारतीयों में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए कहा गया भारत में राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। आपने 1857 की क्रांति तो पढ़ी ही होगी, 1857 की क्रांति, ये इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन कुछ लोग इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं क्योंकि अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नज़रिए से देखा था। तो इसीलिए यहाँ से राष्ट्रवाद का विकास तो हो चुका था। अब राष्ट्रवाद के विकास का कारण हमको देखना है। आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण क्या थे। तो अब देखिए राष्ट्रवाद के विकास के कारण संबंधी मैं आपके लिए कुछ हेडिंग्स लेकर आया हूँ। आप तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था। यहाँ से भारत में मतलब राष्ट्रीयता की भावना पनप चुकी थी, लेकिन इसने उच्च कोटि का रूप धारण कब किया या उग्र रूप धारण कब किया, जब 20वीं शताब्दी प्रारंभ हुई तब। ध्यान दीजिएगा, या कहें
तो 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद ने एक उग्र रूप धारण किया और ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलनों की गति तेज हो गई। उसके बाद जब 1915 में गांधी जी भारत आए तब राष्ट्रवाद की गति और तेज हो गई, या कहें तो राष्ट्रवादिता की गति और तेज हो गई, और भारतवासियों ने एकता के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का कार्य किया। तो आपको अगर उत्तर पूछा गया कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई, तो आपको बता देना है कि 19वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। अब ये क्यों हुई आपको ये यहीं पे आगे दिख रहा है, ये ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे लिखा गया है, ब्रिटिश शासन के शोषण तथा अत्याचारों के विरुद्ध भारतवासियों में एकता की लहर दौड़ गई। क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ पे कंपनी के माध्यम से आए थे तो वो केवल व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उनमें धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भारतीय जो हैं हर क्षेत्र में अलग अलग रहते हैं। मतलब भारतीयों में ही एकता नाम की चीज़ नहीं थी, हर क्षेत्र पे अलग अलग राजा का शासन था, सभी लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। इसलिए ब्रिटिशों ने इस बात का फ़ायदा उठाया, और ब्रिटिशों की आपको याद रख लेनी है सबसे बड़ी नीति क्या थी, बांटो और राज करो। ध्यान दीजिएगा, उनकी सबसे बड़ी नीति क्या थी, बांटो और राज करो। बस इसी सिद्धांत को उन्होंने अपनाया और लागू कर दिया भारत पर, क्योंकि भारत में हर क्षेत्र पर अलग अलग राजा का शासन था। ब्रिटिशों ने इसी बात का फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे राज्यों को हड़पना शुरू किया। हड़पते हड़पते उन्होंने क्या किया कि संपूर्ण भारत पर, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया। संपूर्ण भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया। अब संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के बाद उन्होंने व्यापार के साथ साथ भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने यहाँ से कच्चा माल अपने देश में भेजना होता था तो भारतीयों पर थोप देते थे कि आपको कपास की खेती करनी है, आपको नील की खेती करनी है, आपको इतना कर चुकाना होगा, अपने जो भोजन होंगे उसका जो अन्न होगा उसका आपको इतना भाग हमको देना होगा। इसी प्रकार अब वो वहाँ से तो पूरे करों का निर्धारण कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ग्राम में या गांव में कहें तो जमींदारों को नियुक्त कर दिया। जमींदार, अब जमींदार के अंडर में उन्होंने पूरी जमीन दे दी। जमींदार का काम था कि वह ग्रामीणों का कर का क्या करे, इकट्ठा करे और उसे ब्रिटिश सरकार को सौंप दे। तो जमींदार क्या करते थे, अगर उनको ब्रिटिश सरकार को 20 रुपये सौंपना था तो वो ग्रामीणों से 40 रुपये लेते थे। 20 रुपये अपने पास रखते थे और 20 रुपये सरकार को देते थे। जो ग्रामीण देने में असमर्थ होता था उन पर वे अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। तो धीरे धीरे अंग्रेजों का शोषण बढ़ता गया और इस शोषण के विरोध में भारतीयों में एक एकता की लहर पैदा हो गई और उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रण ले लिया। उन्होंने कहा कि हम भारतवासी हैं, हम स्वतंत्र रहने का चाहते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं रहना चाहते हैं। इसके विरोध में उन्होंने अपना राष्ट्रीयता का आंदोलन शुरू किया और इसके फलस्वरूप 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया। लेकिन इसमें भी सभी लोगों ने योगदान नहीं दिया। अगर ये आंदोलन सही समय पर सभी लोग एक साथ मिलकर शुरू किए होते तो हो सकता था कि 1857 में ही हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया होता। लेकिन हुआ क्या कि ये विद्रोह एक एक क्षेत्र में पनपता गया, जिससे अंग्रेजी सेना को इन विद्रोहों को दबाने में परेशानी नहीं हुई। एक जगह के विद्रोह को उन्होंने दबाया तो उसके बाद दूसरे जगह का विद्रोह अगर शुरू हुआ तो वहां पहुंचकर उन्होंने विद्रोह को दबा दिया। लेकिन इसके बाद बहुत आमूल चूल परिवर्तन हो गया भारत की व्यवस्था में। उन्होंने कहा कि भारतीयों को हम अब क्या देंगे, पदों पर आसीन करेंगे, उच्च पदों पर आसीन करेंगे, सरकारी पद देंगे, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। को पूरा नहीं किया तब राष्ट्रीयता
बड़े रूप में प्रस्तुत होने लगी, या कहें राष्ट्रीयता बड़ा आकार लेने लगी, और धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया। तो अब यहाँ से मैं आपको पहले हेडिंग के माध्यम से दिखा देता हूँ। जैसे आप हेडिंग लिख लीजिए कि भारत में राष्ट्रीयता के अभ्युदय और विकास के प्रमुख कारण क्या हैं। तो पहला तो देखिए, भारत की राजनीतिक एकता, ये कारण आप लिख लीजिए। अभी मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा इसको। दूसरा कारण क्या है इसका, आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, दूसरा कारण है। तीसरा कारण आता है भेदभाव की राजनीति, फिर अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति, और नंबर 7 पे आता है समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव, समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव, और लास्ट पॉइंट आपका आता है सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। इन 9 पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, और इसमें से अगर आप 4-5 पॉइंट एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें पॉइंट्स को विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट्स को विस्तार से पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग, भारत की राजनीतिक एकता। तो यह भारत में राष्ट्रीयता के विकास का कारण कैसे बनी। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि जब ब्रिटिशर्स आए थे भारत में तो वो केवल व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया, भारत के एक एक राज्यों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, बांटो और राज करो की नीति के द्वारा। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कहाँ से, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में बंगाल से और पश्चिम में खैबर दर्रे तक अपना अधिकार जमा लिया। खैबर दर्रा उधर जम्मू कश्मीर के ऊपर, याद रखिएगा, वहाँ तक। पाकिस्तान भी पहले भारत में ही था, ये याद रखिएगा, आप लोग तो सब लोग जानते होंगे। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, और प्रभुत्व स्थापित करने के बाद संपूर्ण भारत पर एक जैसे कानूनों को लादना शुरू कर दिया, या कहें तो एक जैसे कानूनों को आरोपित करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों में इन कानूनों के प्रति विरोध का भाव पैदा होने लगा। अब चूंकि ये कानून थे, कानून क्या कहें, ये दमनकारी नीति थी, भारतीयों की आवाज को दबाने की दमनकारी नीति थी, याद रखिएगा। तो भारतीयों में इन कानूनों के विरोध में सुर पैदा होने लगा। अब चूंकि संपूर्ण भारत में जब यही कानून लागू हैं तो संपूर्ण भारत में सभी लोग का विरोध एक ही प्रकार का होगा। इस प्रकार से हम कहें तो सभी लोग में एक ही प्रकार की एकता पनप गई, और सब लोगों ने इन नीतियों का विरोध करना प्रारंभ किया। इसके लिए कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ राजनेता भी पनपे, जिन्होंने इसको हवा देने का काम किया और इन कानूनों के विरोध में अपने लीडरशिप को प्रस्तुत किया, अर्थात अपने नेता के गुण को प्रस्तुत किया, जिनके अंडर में भारतीयों ने बहुत महान आंदोलन शुरू कर दिया, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से पहला कारण क्या बन गया कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपना अस्तित्व जमा लिया तो उन्होंने भारत पर एक जैसे कानूनों को लादना शुरू कर दिया, और एक जैसे करों को लादना शुरू कर दिया, एक जैसे क्या कहें, एक जैसे अधीनता को लादना शुरू कर दिया, और दमनकारी नीति को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में भारतीयों में राजनीतिक एकता पैदा होने लगी, जिन्होंने अपने नेता के माध्यम से आंदोलनों को करना प्रारंभ कर दिया। तो चलिए पहला वाला पॉइंट ये आप लिख लीजिएगा, इसमें देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। अब आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो प्रचलन किया था, कौन सी शिक्षा थी इन लोग की आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा। इसे हम शिक्षा की मैकाले पद्धति भी कहते हैं। इनके अनुसार अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जानी चाहिए, याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी लोग जानेंगे तो ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होंगे। मतलब इन्होंने जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था कि जब लोग अंग्रेजी जानेंगे तो ईसाई धर्म से प्रभावित होंगे और हमारे गुलाम बनकर रहेंगे।
लेकिन इसका उल्टा हो गया कि जब लोगों में शिक्षा का विकास होने लगा तो लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी और उन्होंने अपने लीडरशिप के माध्यम से भारत की अनपढ़ जनता में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वशासन की भावना को पैदा करना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अनपढ़ भारत था उसको अंग्रेजी साम्राज्य का प्रभाव अखरने लगा, अर्थात गलत लगने लगा। उनको अब पता चलने लगा कि ये लोग केवल हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं, हमारी भलाई के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस आधुनिक शिक्षा ने भी हमारे देश में राष्ट्रीयता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज तो इसे लाए थे अपने फायदे के लिए, परंतु इसका उल्टा हो गया। तो इस प्रकार से ये पॉइंट में आप कुछ लिख सकते हैं, मेन पॉइंट्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आधुनिक शिक्षा के प्रचलन के लिए अंग्रेजों ने हमारे देश में अपने गुलाम पैदा करने चाहे, परंतु इससे शिक्षा का विकास हुआ और बुद्धिजीवी वर्ग ने अनपढ़ भारतीयों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वशासन की भावनाओं को पैदा करना शुरू किया, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला हेडिंग पे आते हैं हम लोग। अगली हेडिंग, भेदभाव की राजनीति। अब चूंकि अंग्रेज जो थे ये क्या करते थे, भारतीयों को तुच्छ मानते थे, मतलब नीच मानते थे। इसीलिए ये भारतीयों को कभी भी उच्च पदों पर आसीन नहीं करते थे। भारतीयों को हमेशा ये निम्न पदों पर आसीन करते थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा गया है कि 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। ऐसा ही व्यवहार अरविंद घोष के साथ भी 1877 में हुआ था। यहाँ आपको याद रखने योग्य बात है, ये जो भारतीय नागरिक सेवा दिख रही है इसे हम इंडियन सिविल सर्विस कहते थे, आईसीएस। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। आप इसको याद रख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान की रचना की थी। उनके बड़े भाई थे ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने 1863 में आईसीएस की परीक्षा पास की थी। ये आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। इनको भी इनकी परीक्षा के मुताबिक उच्च पद नहीं दिया गया था। ये अंग्रेजों की भेदभाव की राजनीति थी। उनके अनुसार उच्च पद पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त किए जा सकते थे। वो भारतीयों को नीच मानते थे और वो मानते थे कि भारतीय हमारे पैरों की धूल हैं, भारतीय हमारे पैरों के नीचे रहेंगे। इसलिए वो कभी भी भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे। इसके विरोध में भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना पनपी कि देश हमारा है और हम लोग उच्च पदों पर आसीन नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे सरकार का क्या मतलब है। इसके विरोध में उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया और राष्ट्रीयता के विकास को हवा मिलनी शुरू हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग आप, अंग्रेजों का आर्थिक शोषण की नीति। तो चूंकि अंग्रेज जो थे जब धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, तो भारतीयों का शारीरिक शोषण के साथ साथ आर्थिक शोषण भी करना शुरू किया। वो क्या करते थे? वो कहते थे कि आप इस बार इस क्षेत्र में नील की खेती करोगे और जो नील पैदा होगा आपको हमको इतना भाग देना पड़ेगा। एक निश्चित भाग तय कर देते थे। अब अगर आपने हमको इतना भाग नहीं दिया तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा। अब बताइए, किसान का खेत है, वो अपने मन के मुताबिक खेती नहीं कर सकता। नील की खेती करके वो क्या करेगा जिसके घर में खाने के लिए भोजन नहीं है। तो इसके विरोध में किसानों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और उन्होंने ब्रिटिशर्स के विरोध में आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही उन्होंने कह दिया आप इस क्षेत्र में कपास पैदा करेंगे। अब वो कपास पैदा करके क्या करेगा जब उसके पास भोजन करने को नहीं है। तो धीरे धीरे संपूर्ण देश में ही ऐसा विरोध पनपने लगा और आंदोलन विकराल रूप लेने लगा। हर जगह पे इस प्रकार के आंदोलन किए जाने लगे, जिससे अंग्रेजों को हमारे देश पर शासन करने में परेशानी खड़ी होने लगी और हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। और इन सब चीज़ों के फलस्वरूप भारत में
आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय होने लगा, क्योंकि आर्थिक शोषण के विरुद्ध जो राष्ट्रवाद हुआ उसे हम लोग कह सकते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय। आगे देखिए अगला नंबर, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, नंबर 8। देखिए नंबर 7 तो आप देख सकते हैं, समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। जैसा हमने अभी पीछे देखा था कि जर्मनी में, इटली में, आयरलैंड में, यूनान में यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम हो चुके थे और उनका एकीकरण हो चुका था, निरंकुश राजशाही शासन को भगाया जा चुका था। वैसे ही भारतीयों में भी एक चेतना का भाव उत्पन्न हुआ कि जब ये लोग भगा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं भगा सकते हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद में योगदान देने का कारण समकालीन यूरोपीय आंदोलनों को भी जाता है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। नंबर 8, समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव। अब देखिए समाचार पत्र पत्रिकाएं, चूँकि जब ये ब्रिटिशर्स भारत में आए तो इन्होंने क्या किया कि भारत को शिक्षा देने का जब काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अब हम भारत में समाचार पत्रों का प्रकाशन करेंगे, जिसके माध्यम से अपने ईसाई साहित्यों को प्रकाशित करेंगे और भारतीयों को ईसाई बनाने का कार्य करेंगे, जिससे ये लोग हमारे गुलाम बनकर रहेंगे और भारतीयों में राष्ट्रवाद की चेतना उत्पन्न नहीं हो पाएगी। लेकिन हो गया इसका उल्टा। धीरे धीरे भारतीय भाषा में भी समाचार पत्र स्थापित होने लगे और प्रकाशित होने लगे, जिसमें जो प्रकाशित करने वाले लोग थे वो भारत के प्रति इनके विरोध को प्रदर्शित करने लगे कि किस प्रकार से ये हमारा शोषण कर रहे हैं, आपको इनका विरोध करना चाहिए, यहाँ पर इस समय विरोध हो रहा है, आप लोग भी विरोध की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं कभी इन पत्र पत्रिकाओं और उनको प्रकाशित करने वालों पर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। वैसे आप इनको याद रख लीजिएगा कि समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव क्या हुआ। भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध बातें लिखी जाती थी, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीयता का विकास उत्पन्न हुआ और अंग्रेजों के विरुद्ध भावना उत्पन्न हुई, जिससे आंदोलन के विकास में सहायता मिली। आगे आते हैं लास्ट पद, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। अब चूंकि जब अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रसार करना शुरू किया तो क्या हुआ, शिक्षित भारतीयों में धार्मिक विश्वासों और कुरीतियों के विरुद्ध भावना उत्पन्न होने लगी। लोग धार्मिक कर्मकांडों को मानना बंद करने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि ये धार्मिक कांड जो हैं, धार्मिक विश्वास जो हैं, केवल हमें बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के शिक्षा शास्त्रियों ने या कहें शिक्षित भारतीयों में इस भावना को प्रस्तुत करना शुरू किया कि हम लोग जो जिस भावना के अंतर्गत जा रहे हैं, धार्मिक कर्मकांड के अंतर्गत जा रहे हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है। हम अपने हिंदू धर्म में सुधार करके एक एकता का प्रयास करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में एकता का विकास करेंगे, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा और इसी राष्ट्रीय चेतना के विकास के फलस्वरूप अंत में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए। तो ये प्रकार से आज हमने सीखा कि भारतीयों में राष्ट्रवादिता के विकास के प्रमुख कारण क्या थे। तो आप इन 9 पॉइंट्स में से 5 या 6 पॉइंट फिक्स रूप से याद कर लीजिए और आपको इनको एग्जाम में लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो आज हमने पढ़ा कि भारतीयों में राष्ट्रवादिता का विकास कैसे हुआ था। कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रवादिता के विकास के फलस्वरूप होने वाले कुछ प्रमुख आंदोलन, और हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए आपके लिए बस इतना ही। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, लिख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों से इसे अवश्य शेयर करिए। और तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर निकलिए तो मास्क लगाकर अवश्य निकलिए और दूरी बनाकर रहिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।